नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बी बेसिक्स में। दोस्तों, ये हमारे मैथ के एलसीएम और एचसीएफ की आखिरी क्लास होगी, जिसमें हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, और उसके बाद हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, बारिश बहुत तेज हो रही है, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। यदि आपकी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है तो अपने तबीयत के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी थोड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि क्या होता है कि एग्जामिनर कभी भी ये नहीं पूछता आपसे कि आपकी तबीयत खराब थी, आपने खाना नहीं खाया था, आपका एक्सीडेंट हो गया था, आपके पिता का निधन हो गया था, आप अनाथ हो, यहाँ तक कि आपके पास खाने के पैसे नहीं हैं या फिर आप भूखमरी में जी रहे हो। उसका तो केवल एक कहना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन हमने दिए हैं यदि आपको आते हैं तो आप सिलेक्टेड हो, नहीं तो आप रिजेक्टेड हो। ठीक है दोस्त, इसीलिए हमें एग्जाम के पर्पज से भी खुद का ख्याल रखना है और एग्जाम का भी ख्याल रखना है अपन को। ठीक है दोस्त, आगे से हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, आखिरी कॉन्सेप्ट है हमारा ये टॉपिक का, जो कहता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर है। अभी तक हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है, बहुत सारे संख्याओं के हमने एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल लिए हैं। अब देखो, ये जो कहता है कॉन्सेप्ट, वो कहता है कि दो संख्या, जैसे मान लो एक संख्या एक्स है और एक वाई है, तो जो उनका मल्टीपल रहेगा ना, जो उनका गुणनफल रहेगा, वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। ये हमारा आज का आखिरी कॉन्सेप्ट है। इस टॉपिक और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और हम पूरे क्वेश्चन जो एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बने हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए थे, करीबन 9 या 10 क्वेश्चन है, हम आज इस क्लास में करेंगे। उसके बाद जब एग्जाम आएंगे तो हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी करेंगे जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, तीन अलग अलग संख्याओं का एलसीएम 120 है, निम्नलिखित में से कौन उनका एचसीएफ नहीं हो सकता। अब देखो दोस्त, एलसीएम के कंसेप्ट क्लियर हैं, एचसीएफ के कंसेप्ट क्लियर हैं, तो मैं फिर भी आपको एक बार याद दिला दूं कि जो एलसीएम होता है ना, वो उन दोनों संख्याओं में जो एचसीएफ छुपा हुआ है वो तो रहता ही साथ में, उसके अलावा जो उसके गुणनखंड और बचते हैं उसका मल्टीपल या फिर उसके गुणनफल होता है। जैसे मैं बताऊं कि एलसीएम बराबर होगा एचसीएफ, और जो इसके एचसीएफ को निकाल के जो इसके गुणनखंड बचे हुए हैं उन दोनों का गुणनफल है ये एलसीएम। मतलब कहना साफ है कि जो एलसीएम है वो उसके एचसीएफ से विभाजित होगा, वो भी पूर्ण तरीके से होता है विभाजित। ठीक है, तो इनमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उसका एचसीएफ नहीं होगा। मतलब जो उसका एलसीएम है वो इस एचसीएफ जो दिए हुए हैं इनमें से जो हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो वाला कौन नहीं हो सकता। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखूं मैं तो 12 डिवाइड होता है, सॉरी 12 डिवाइड करता है 120 को 10-12 में, तो ये तो इसका एलसीएम एचसीएफ हो सकता है। 35 को यदि मैं देखूं तो 35 में डिवाइड करूं 120 में, तो 35 में एक 7 है जो इसमें 7 नहीं है, मतलब ये डिवाइड नहीं करेगा। 8 डिवाइड कर देगा 15-12 में 120 को, और 24 कर देगा 5-12 में 120 को डिवाइड कर देगा। मतलब कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 35, जो कि डिवाइड नहीं कर रहा है 120 को, तो ये 35 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। क्लियर दोस्त, हमें एक बात ध्यान रखनी है, इसमें एलसीएम क्या होता है। एलसीएम जो है वो उन दोनों संख्याओं में छुपे हुए एचसीएफ और एचसीएफ के जो अलावा जो उसके गुणनखंड बचते हैं उसके गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो इसको याद रखो, बाकी अब मैं निकाल लोगे कि कौन सा उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 15 तथा 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमने जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बराबर होते हैं। जैसे मैं लिख दूं, यदि संख्या को मान लो x दूसरी y है, भले वो 3 संख्या होंगी तब भी यही होगा, x और y है, तो उनका जो एलसीएम मल्टीप्लाई जो एचसीएफ है वो इसके बराबर होगा। देखो, अब ये फॉर्मूला हो गया। अब उसमें दिया है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कितना है, 15 और 300 है, तो उनका एलसीएम 300 हो गया और एचसीएफ हो गया 15। अब एक संख्या दी हुई है, कितनी है वो 60, तो अब दूसरी मान लेते हैं हम x है, तो x मल्टीप्लाई 60, हम काटे इसको तो ये कटेगा 5 बार में, और s की वैल्यू हो जाएगी 15 × 5 = 75,
जो हमारा दूसरी संख्या होगी ऑप्शन में, ऑप्शन बी। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले को आप 2 3 5 क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला याद हो ही जाएगा। ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा एचसीएफ 8 है, तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में फॉर्मूला वही लगना है, बस इनने गुणनफल दे दिया है और संख्याएं नहीं दी है। ठीक है, एक एचसीएफ दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू वाई इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एचसीएफ दे रखा है उन्हें 8, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें एलसीएम। गुणनफल कितना है, 1280 दे रखा है, तो एलसीएम जब निकालेंगे तो भाग जाएगा 8 से इसमें, तो 8 है कम 8, 8 6 48 और एक 0, तो जो एलसीएम निकला वो निकला 160। ऑप्शन ए सही। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी मैंने यहाँ लिए। भले मैंने इसमें ये नहीं लिखा है कौन से ईयर में पूछे गए हैं, कौन से में पूछे गए हैं, लेकिन ये एग्जाम में पूछे गए हैं तभी मैंने पिक किए क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल जो है वो 24 है। उन संख्याओं के बीच का जो अंतर है 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों थोड़ा सा दिमाग आप खुद लगाओ, वीडियो को पॉज करो और उसको उत्तर निकाल के बताओ। दोस्तों इसको क्वेश्चन करते हैं। अब हम वही फॉर्मूला लगाते हैं फिर से, x मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब देखो इनने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक गुणनफल दे रखा है, जो कि कितना है 24 है। मतलब x और y की जो वैल्यू है वो हो गई 24 और इनका अंतर जो है x माइनस वाई वो कितना है 2 है। अब देखो हम इसमें एक चीज कर सकते हैं क्या, कि इसमें पक्षांतर विधि करें, y को इधर ले आए या फिर इसमें से इधर ले आए और फिर उसका उत्तर निकालें, x और y की वैल्यू निकालने की तो संख्या कौन कौन सी है। दूसरा तरीका क्या है कि हम ऑप्शन चेक कर लें। ऑप्शन चेक करने का मतलब ये है कि जब दो संख्या आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 24 आना चाहिए। तो पहला देखते हैं 8 और 6, 8 6 कितना होता है 48 होता है, तो ये तो नहीं है। दूसरा है 6 और 4 24, ये हो सकता है, अंतर भी 2 है। तीसरा है 2 और 4, 2 और 4 होता है 8, ये नहीं हो सकता। और 8 धाम 80, ये भी नहीं हो सकता। मतलब इसका उत्तर कितना है 6 और 4 है। तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसका उत्तर ऑप्शन देख के ही या फिर ऑप्शन पुट करके ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें उसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा कि उसने पूछा क्या है। तो क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़ो, नहीं तो पढ़ने से नहीं पढ़ोगे ना तो क्या होगा कि आपका दिया हुआ टाइम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बिल्कुल खराब हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो, और फिर आपका एग्जाम में जो हाल होगी वो खुद समझते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। दो संख्याएं 28 तथा 42 के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का अनुपात कितना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना है नहीं, इनका एलसीएम निकालो एचसीएफ निकालो। तो हम जब एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं वो पता है कैसे निकालते हैं, लेकिन आज जब ऐसा अनुपात वाला क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करना है उसको कैसा करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो मान लो कि उनका ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ, उसने यही पूछा है। ठीक है, यही पूछा ना। अब हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं कि उन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। तो 42 और 28 में अलग से दिख रहा है, इसमें 7 कॉमन है, तो यहां बच जाएगा 4, यहां बच जाएगा 6। मतलब उनमें 4 और 6 में 2 को भी कॉमन रहेगा, तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। मैंने एचसीएफ निकाला नहीं है कि मैं मल्टीप्लाई करके वहां लिख दूंगा 14, मैंने अभी किया नहीं है। अब मैं निकालूंगा एलसीएम। तो 42 में क्या है, एक 7 है, 7 के 21, एक 3 है और एक 2 हो गया। और 28 में 7 चौक 28, एक 2 एक्स्ट्रा है, तो ये हो गया 2 एक्स्ट्रा। अब देखो मेरे को यहाँ पे काटने में आसानी होगी, है ना। मैं अगर क्या करता कि इनको क्या करता, यहाँ लिखता 84, यहाँ लिखता 14, फिर मैं काटता तो उसमें थोड़ी सी मेरे को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती अगर संख्याएं बड़ी होती तो। लेकिन मैंने क्या किया, इनका फैक्टर निकाल लिए, फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल लिया मैंने। अब मुझे काटने में आसानी होगी, एक 7 से एक 7 गया,
1 2 से 1 2 चले गया, तो यहाँ बचा 6:1। ये है मेरा उत्तर। इन दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 6:1, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त, जब भी आप क्वेश्चन करो तो पहले देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके बाद उसको सोल्व करो। ठीक है, जल्दबाजी नहीं, और कोशिश ये करना कि एक बार में ही क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि समय हमारे पास समय सीमित है, और हमने अगर मैथ के क्वेश्चन पढ़ने में टाइम निकाल दिया तो बाकी टाइम कहाँ देंगे, बाकी टाइम बचेगा ही नहीं, है ना। नेक्स्ट है दोस्त कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73, 97 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेषफल बचता है। देखो, मतलब कि हमें इसमें साफ साफ पता है कि जब यहां लिख दिया कि सबसे बड़ी संख्या मतलब होता है एचसीएफ निकालना, वह छोटी छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकालना। तो यहां हमें निकालना है एचसीएफ। 25 से भाग करना है, 73 में करना है और 97 में करना है, और समान शेषफल बचना चाहिए। तो ऐसे में मेरे पास एक भी संख्या नहीं दी हुई है, तो मैं क्या इसमें ट्राई क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा ऑप्शन मेथड ट्राई करूंगा और भाग देके देखूंगा क्या बराबर संख्या है, बराबर शेषफल बचता है क्या। ठीक है, अब 21 से भाग, पहले तो ये भी मालूम होना चाहिए कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 21 से भाग करूंगा 25 में, तो यहां बचा 4 शेषफल, और 21 तिया 63, यहां बचा 10, तो समान शेषफल नहीं बच रहा, तो हम उसको देखेंगे नहीं, तो ये गलत हो गया। अब आता 6 पे, 6 चौके 24 एक शेषफल, 12 छक 72 एक शेषफल, और 16 छक 96 एक शेषफल, मतलब कि 6 हो सकता है दोस्त। ठीक है, तो हम इसको टिक मारते हैं। 24 एक शेषफल, 24 तिया 72 2 शेषफल, और 24 चौके 96 एक शेषफल, मतलब ये भी हो सकता है। अब आता है 23 पे, तो जब 24 ही हो गया तो 23 पे आते हैं। अब 23 से कम 23 2 शेषफल, और 23 से 69 4 शेषफल, ये भी नहीं हो सकता, मतलब कि उसका उत्तर होगा 24। भले 6 भी काट रहा है, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ऑप्शन में दी हुई है और हमें बतानी है, तो वो है 24। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्त, आंसर इक्वल टू 24। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि दो संख्याओं 1728 तथा k का लघुत्तम समापवर्तक 5184 है, तो k के कितने मान संभव है। दोस्तों थोड़ा इसको खुद करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करो, थोड़ा समय लो, मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है दोस्त, करने की कोशिश करो आप। दोस्तों हम क्वेश्चन करते हैं, यदि आपने कर लिया हो तो अच्छी बात है, और आंसर भी निकाल लेना, बाद में बताना कि कमेंट बॉक्स में कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, यदि दो संख्याओं 1728 तथा k, यानी पहली संख्या क्या है 1728 है, और दूसरी क्या है, दूसरी है k। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, दूसरी है k, तो इनका जो एलसीएम दिया है ना, वो कितना दिया है, उनका दिया है 5184। चलो ठीक है, ये मान लिया मैंने बात। अब देखो 1728 और k, 1728 को यदि मैं देखूं और इसको देखूं तो 17 तिया 51, तो ये 3 गुना है उसके 5184, मतलब कि जो दूसरी संख्या होगी उसमें 1 तो 3 कम होगा। फिर भी हम क्या निकालते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। 1728 होता है 12 का क्यूब, यदि आपको याद नहीं हो तो याद कर लेना, 1728 होता है 12 का क्यूब। अब 12 क्यूब को मैं करूं तो 4 तिया 12 होता है, तो 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 3, पूरा क्या यदि मैं क्यू कर दूं तो क्या आएगा, 2 की घात 6 मल्टीप्लाई 3 की घात 3, ये होगा 1728। लेकिन यदि मैं उसका निकालूं 5184 का, तो उसमें 1 3 की कमी थी, तो 2 की घात 6 और 3 की घात 4 हो जाएगी, मतलब कि इसमें 1 3 की कमी है। तो यदि मैं k के मान निकालना चालू करूं, k के मान, तो 1728 में 1 कम है, 3 संख्या जो भी होगी उसमें 1 3 एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो निकालना अपन चालू करते हैं, इसको यहां चालू करते हैं। तो मान लो कि पहला होगा, देखो 3 3 तो
17 28 में ही है, तो एक 3 में एक्स्ट्रा लेता हूं, तो पहली संख्या होगी 3 की घात 4 पहली संख्या, दूसरी होगी 3 की घात 4 मल्टीप्लाई 2 की घात 1, तीसरी होगी 3 की घात 4 और 2 की घात 2। हम इसको 2 की जो घात 6 है ना, एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, कोई उसमें मल्टीप्लाई होने के बाद संख्या कोई से भी हो, उसमें 3 एक्स्ट्रा एक चाहिए मुझे बस, ठीक है ना। तो उसके बाद 3 की घात 4 मल्टीप्लाई 2 की घात 3, 3 की घात 4 मल्टीप्लाई 2 की घात 4, 3 की घात 4 मल्टीप्लाई 2 की घात 5 और 3 की घात 4 मल्टीप्लाई 2 की घात 6। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मान के संभव हैं जिसमें एक 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, और वो जो उनका लघुत्तम समापवर्तक आएगा वो आएगा 5484। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर आएगा 7। थोड़ा सा पेन चेंज कर लें इसके लिए पर, ओके, इसका आंसर आएगा 7। तो दो संख्याएं जिसमें एक 17 28 है और दूसरा जो के है उसमें हमें बस एक 3 एक्स्ट्रा देना है, इसलिए हमने शुरुआत किसी की 3 की घात 4 से की, क्योंकि 3 की घात 3 तक तो 17 28 में है ही, एक 3 बढ़ाना था, तो हमने उसमें बढ़ाया और फिर सब में बढ़ाते चले गए, तो जो टोटल मान आए के संभव वो आए हैं 7। ठीक है, इसको आप नोट कर लो एक बार, और अगले ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में कभी तो उसको सोल्व करने की कोशिश करना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो जब 10 26 20 52 और 41 02 को विभाजित करती है तो शेषफल 2 4 6 बचता है। चलो ठीक है, मतलब कि 2 4 6 इनमें बचता है उस संख्या से भाग देने पर जो सबसे बड़ी है, मतलब कि उसका एचसीएफ है। ठीक है, तो एक काम करता हूं ना, पहले मैं घटा के देख लेता हूं। 10 26 में बचता है 2, 20 52 में बचता है 4 और 41 02 में क्या बचता है 6। घटाऊंगा तो आएगा 10 24, पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या हो गई 20 48 और तीसरी संख्या हो गई 6 गया यहाँ 40 96। ठीक है, अब ये 3 संख्याएं हैं, मतलब जब इनका जब एचसीएफ आएगा ना उससे भाग करेंगे तो पूरा पूरा जाएगा, लेकिन यदि इनमें जो बढ़ा के 2 4 6 बढ़ा देंगे तो वो शेषफल बच जाएगा फिर, है ना। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, तो एचसीएफ वो संख्या होती है जो तीनों में कॉमन हो और तीनों को विभाजित कर दे। तो मेरी मैं देखूं ऑप्शन देखूं तो 512 128 256 और 10 24, हम सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करते हैं 10 24 से, तो 10 24 से करूं तो इसको विभाजित कर देगी, 2 बार में इसको भी कर देगी और 4 बार में इसको भी कर देगी। जब मुझे एक संख्या 10 24 मिल गई जो सबसे बड़ी है इन ऑप्शनों में, तो मैं बाकी ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि सबसे बड़ी संख्या हो गई वो अब, और इससे बड़ी जो कोई संख्या होगी नहीं, इससे बड़ी जब संख्या कर देंगे ना तो फिर 10 24 ही विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त हम, और ये हमारा क्वेश्चन आखिरी है आज की वीडियो का, उसके बाद हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। और जब एग्जाम आएंगे और हम प्रीवियस ईयर के और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लेकर आएंगे तो उसमें हम इस टॉपिक को फिर से याद करेंगे, फिर से समझेंगे, कंसेप्ट रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन करना चालू करेंगे। ठीक है, हमारा आखिरी क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य गुणनखंड 15 और 13 हैं, तो दोनों में छोटी संख्या कौन सी है। चलो ठीक है, ये मान लो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था क्या कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है जो उस दोनों संख्याओं में छुपा हुआ एचसीएफ है और जो उसके गुणनखंड है, ये मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बताया। ठीक है, तो उनने क्या दे रखा है कि जो उसका महत्तम समापवर्तक जो एचसीएफ है वो है 29 और जो दो अन्य गुणनखंड है वो एक 15 है उसका और एक है 13, मतलब पहली संख्या में 15 एक्स्ट्रा और है और दूसरी संख्या में 13 एक्स्ट्रा और है, किसके बाद एचसीएफ के बाद। ठीक है, तो यदि अब बताना है मुझे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 13 से डिवाइड करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 29 में वही छोटी होगी, 15 से करेंगे बड़ी नहीं हो जाएगी क्या। तो अब देखो 9 3 27 7, अब मुझे ऑप्शन देखो पहले तो आप, किसी के इकाई में 7 है क्या, मात्र इसमें, यही मेरा उत्तर हो गया।
ज्यादातर क्वेश्चनों में बस यूनिट डिजिट से ही हम सॉल्व कर देंगे कि उसका उत्तर क्या था, ये ऑप्शन देख के, ठीक है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चनों में भाई साहब चारों ऑप्शन साथ होते ना, इकाई का, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता। बाकी इसमें करके देख लेते हैं। होती है 27, 6 9 15 और 2 17 की साथ हासिल 1 2 और 1 3, 377 हमारा आंसर आया, जो सबसे छोटी संख्या होगी यही हमारा उत्तर है। ठीक है दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो का। बाकी ये पढ़ाई करते रहिए, एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं, यदि आपने फॉर्म भरा है तो बाकायदा पढ़ाई कीजिए और एक नियम को फॉलो कीजिए। पता है कौन से नियम को फॉलो? ये करिए कि मुझे 12 घंटे पढ़ाई करनी है। अब ये 12 घंटे दिन के भी हो सकते हैं, रात के भी हो सकते हैं, कभी के भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 12 घंटे लगातार पढ़ाई करूंगा मैं, कभी नहीं। 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे करके 6 बार पढ़ूंगा, 3 घंटे करके 4 बार पढ़ूंगा, या ये 5 घंटे करके 2 बार और 1-2 घंटे पढ़ लूंगा। लेकिन मुझे 12 घंटे पढ़ाई करने हैं, मतलब 24 घंटे का आधा केवल मुझे पढ़ाई करनी है। तब जाके आप एग्जाम निकल पाओगे। और ये आपको ज्यादा दिनों तक नहीं करनी, तब तक करना है जब तक आपका एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि ये जो आपकी पढ़ाई है ना 12 घंटे वाली, 6 घंटे वाली, या फिर मन लगा के पढ़ाई करने वाली, ये आपकी 60 साल 62 साल की जो जिंदगी रहती है ना, वो सवार देती है। आपके आने वाली जो पीढ़ी है उसको सवार देती है। केवल ये पढ़ाई खुद के लिए नहीं है, ये हमारे फैमिली के लिए। ठीक है तो ये मैं बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ाई करो। लेकिन जब एग्जाम आए ना तो रिवाइज करना हमें इतना है कि हमें कम से कम आधे दिन तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे जो परसेंटेज होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।